दोस्तों, औरत औरत शब्द एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी जात है जिसे आज तक न कोई समझ पाया और ना शायद समझ सकता है। क्योंकि वेद पुराणों में भी कहा गया है और बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी कहा गया है कि औरत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, औरत अगर चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। औरत अगर चाहे तो किसी भी घर को नर्क बना सकती है। जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही किसी नाकाम आदमी के भी पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। दोस्तों, औरत जब आपस में चाहती है, सामंजस्य बैठा देती है, तो एक कुटिया भी महल के बराबर लगती है और औरत अगर चाहे तो महल को भी कुटिया बना सकती है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि एक औरत के द्वारा दो मित्र होते हैं, विमल और करण। दोनों विमल और करण दोनों आपस में इतनी गहरी दोस्ती होती है कि दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में जॉब करते हैं और साथ में रहते भी हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि विमल के द्वारा करण का खून हो जाता है। अब करण का खून क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सेंट्रल जेल में बंद विमल की जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है, तब जेलर साहब उसको बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसको बताओ। तब विमल कहता है कि सर, अगर मेरी आखिरी इच्छा ही जाननी है और पूरी करनी है तो मेरी एक आखिरी इच्छा ये है कि मेरी पत्नी से मेरी एक दिन के लिए सुहाग रात मनवा दीजिए। अब एक ऐसी शर्त रख देता है जिसको पूरा करना जेलर साहब के लिए एक चुनौती बन जाती है, लेकिन कानून के अंतर्गत उसको रखते हुए जेलर साहब उनकी शर्त को मान लेते हैं और विमल के लिए सुहाग रात मनाने के लिए एक अच्छे कमरा की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, जेलर बहुत ही चालाक होते हैं। कमरा में वीआईपी कैमरा लगाया जाता है जो कि वॉइस तक रिकॉर्ड कर लेता है। अब दोस्तों, विमल के लिए तैयारी की जाती है, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है जिसकी पत्नी का नाम होता है आरुषि। आरुषि बहुत ही चंचल किस्म की औरत थी, लेकिन ये बात विमल को पता नहीं थी। विमल अपनी पत्नी को इतना लाइक करता था, इतना पसंद करता था, इतना प्यार करता था कि कभी भी आरुषि की तरफ उसकी बुराइयों को नहीं देखा, सिर्फ उससे की अच्छाइयों की तरफ ही देखता रहा। आरुषि जब पर्दा लगाकर जेल में प्रवेश करती है तो जेलर साहब को और अन्य लोगों को ये आभास होता है, या तो ये बहुत सुंदर है या बहुत ही संस्कारी औरत है, क्योंकि पूरी तरीके से पर्दा लगाकर आई हुई। अब दोस्तों, जब आरुषि कमरे में प्रवेश कर जाती है, दरवाज़ा बंद कर हो जाता है, तो जेलर साहब ये देखते हैं लैपटॉप पे अपने रूम में कि अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, दोनों पत्नी के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तभी जेलर साहब का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है रामलाल। जेलर साहब रामलाल को बुलाते हैं और उसको कुछ डिनर के लिए बोलते हैं। जब जेलर के पास रामलाल पहुंचता है तो देखता है कि जेलर साहब अंदर विमल और उसकी पत्नी की जो गतिविधियां हो रही हैं उसको देख, लेकिन रामलाल कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि रामलाल एक छोटे तबके के नौकर होते हैं और जेलर साहब के सामने इस नाते बोल नहीं पाते क्योंकि अगर वो ज़्यादा विरोध करेंगे, आर्ग्यू करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण होता है। दोस्तों, अंदर का नज़ारा देखकर जेलर साहब भी दंग हो जाते हैं। जब देखते हैं कि उसकी पत्नी पर्दा अपना हटाती है तो एक परी की तरह अरूसी लगती है। अब जेलर साहब जब इस चीज़ को देखते हैं तो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं कि इतनी सुंदर पत्नी, तभी लगता है कैदी ने सुहाग रात मनाने के लिए एक बार फिर से इच्छा जाहिर कर दी। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपनी पत्नी को बैठाता है अपने पास में, तो उसकी पत्नी अपने पति से ज़्यादा पावरफुल होती है, उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। अब जो है पत्नी अपनी पूरी बाहों में भरकर विमल को पूरी तरीके से पटक देती है, जिसमें कि छटपटाने लगता है विमल। तभी जेलर साहब तुरंत आदेश देते हैं, दरवाज़ा को खोल करके विमल को लाया जाता है और विमल से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ कि तुम जेल में आए। विमल कुछ नहीं बोलता, विमल जाके बैठा रहता है।
उसकी पत्नी को पकड़ के अलग कर दिया जाता है। अब विमल से बार-बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन विमल कुछ नहीं बोलता। विमल अपना चेहरा झुकाकर बैठा रहता है। उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं होती कि उसको कल फांसी की सज़ा होने वाली है। दोस्तों, रामलाल के बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने पर विमल अपना मुँह खोलता है। रामलाल कहते हैं कि कल तुम्हारी फांसी होने वाली है। इससे अच्छा है कि तुम ईश्वर को याद करो और जाने से पहले, मरने से पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ। तब विमल बहुत ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए तब रामलाल से बताता है कि मुझे मरने का कोई गम नहीं, मैं मर जाऊँगा, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जो सच्चाई जानना चाहता था, वो अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ। तब रामलाल जाके जेलर साहब को बताता है कि उसकी कुछ ऐसी सच्चाई है, जो कि अभी हम लोग उस सच्चाई से अज्ञान हैं। हम लोग वो सच्चाई नहीं जाने हैं, जो कि विमल हम सबको बताना चाहता है। जेलर साहब विमल को अपने कमरे में बुलाते हैं, रामलाल भी होते हैं और सरकारी ऑफिसर भी होते हैं। तब विमल ये बताता है कि हम और करण दोनों बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, बड़े हुए साथ में, दोनों एक साथ जॉब करने लगे। लेकिन करण जो है थोड़ा आलसी किस्म का इंसान था, थोड़ा कम मेहनत करता था। मैं लगातार मेहनत करके एक अच्छी जॉब पा गया और अच्छा पैसा कमाने लगा। जब अच्छा पैसा कमाने लगा तो उस पैसे को देखते हुए लोगों के अंतर्गत जब शादी-विवाह की बात आई तो आरुषि की नाम की एक लड़की से मेरी शादी हो गई, जो कि मेरी अब पत्नी। लेकिन मेरी पत्नी का कई मर्दों के साथ अवैध संबंध था, इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। बीच-बीच में मैं अपने दोस्त करण को अपने घर पर भेजा करता था किसी हेल्प के लिए, क्योंकि कभी भी एक्स्ट्रा वर्क करण नहीं करता था। करण हमेशा एन्जॉय के मूड में रहता था और कहता था मुझे बहुत ज़्यादा ओवरलोड की ज़रूरत नहीं। इस बीच जब करण आता था मेरे घर पे, तो करण भी बहुत सुंदर किस्म का लड़का था। मेरी पत्नी उससे संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह दोस्ती के बीच में दरार नहीं पैदा करना चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी के लगातार फ़ोर्स करने पर जब करण नहीं माना, तो मेरी पत्नी एक दिन मुझसे कहने लगी कि करण को अपने घर पर मत लाया करिए। तो मैं पूछा आखिर बात क्या है? तो मेरी पत्नी ने बताया कि करण एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, मुझ पर बुरी नज़र डालता है। तो एक बार तो मैं दंग रह गया, क्योंकि बचपन का मेरा दोस्त मेरे घर के, मेरी इज़्ज़त के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? तो मैं अगले ही दिन कुछ पैसे ले कर के करण से बोला कि जाओ तुम अपनी भाभी को ये चीज़ दे देना। जब उसके बाद करण वहाँ से निकला तो मैं धीरे-धीरे करण के पीछे दिया गया और वहाँ से खिड़की से जब सुनने लगा तो मेरी पत्नी, जो कि करण को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी और उसको संबंध बनाने के लिए बार-बार फ़ोर्स कर रही थी। लेकिन करण दुहाई देता रहा, कि अपनी दोस्ती की दुहाई देता रहा कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि विमल मेरे बचपन का दोस्त है। जब मैं इतनी बातें सुना, मैं बिल्कुल दंग रह गया और जब दंग रह गया तो अपनी पत्नी को सच्चाई सोचा कि मेरी पत्नी पहले मुझसे क्या कह रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या बातें होने लगी। उसके बाद मैं फिर दबे पाँव वापस चला गया, करण भी निकला और चला गया। दोस्तों, अगले दिन मैंने करण को अपने एक निजी रूम में बुलाया और उनसे बातें करने लगा। विमल बताया कि भाई साहब, ऐसी बात है कि आपकी जो पत्नी है, भाभी है मेरी, उसकी मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इस नाते वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रहे। लेकिन क्या सच्चाई थी? जब विमल ने ये बात सुनी तो करण के ऊपर और आग बबूला हो गया, क्योंकि करण ये बताया था कि भाई साहब, आपकी पत्नी किसी अन्य मर्दों के साथ भी, कई मर्दों के साथ भी अवैध संबंध बनाती है। दोस्तों, उसके बाद मुझे बहुत क्रोध आ गया, मैं करण को मारने लगा। मारते-मारते वो भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, साथ में पड़ी थी आलू काटने की, सब्ज़ी काटने का चाकू। तो बीच बचाव में उस चाकू मेरे हाथों से छूट गया और कब उसके गर्दन पर लग गया, उसकी नस कट गई और वो मर गया। दोस्तों, जब मैं ये दृश्य देखा तो मैं पूरी तरीके से पागल हो गया। मैं भी ज़मीन पर कुछ सोचता, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता। मैं अपने द्वारा ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और बताया कि मेरे द्वारा मेरे का खून हो गया है। दोस्तों, जब मेरे
मित्र का मेरे द्वारा खून हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद जब पूरी सच्चाई जेलर साहब सुनते हैं तो कहते हैं, आखिर तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तब जेलर साहब की बात को सुनकर विमल हँसने लगता है। वो बोला कि मैं जानता था सर आपके बारे में, यहाँ रहते-रहते मैं हर चीज़ जान चुका हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करते हैं। इस नाते मैं अपनी पत्नी को सुहाग रात के लिए बुलाया, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मैं मर कर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। अपने एक सच्चे दोस्त को जाने-अनजाने में कत्ल हो गया। मेरे द्वारा उसका कत्ल हो गया। अब मेरा दोस्त इस दुनिया में तो रहा नहीं, लेकिन मेरी जो पत्नी है, वो अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, इससे उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हो सकी, वो किसी की नहीं हो सकती, ये बात मुझे समझ में आ गई। दोस्तों, उसके बाद पत्नी को पकड़ा जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता, क्योंकि पत्नी जेल में ही थी, अलग रूम में बंद की गई थी। लेकिन अब आगे की जो कार्रवाई होती है दोस्तों, उसके बारे में जेलर साहब और जज साहब के बीच थोड़ा-सा मंथना होती है। जेलर साहब इस चीज़ को हाई कोर्ट के लिए तलब कर देते हैं, राष्ट्रपति के लिए तलब कर देते हैं कि इसकी अर्जी को फांसी की सज़ा दी जाए या नहीं दी जाए। दोस्तों, तो मेरी कहने का मतलब, इस कहानी का आशय ये है कि स्त्री, जहाँ हम एक स्त्री की पूजा करते हैं, वहीं एक स्त्री जब चाहे, जब जिसको चाहे, जहाँ चाहे गिरा सकती है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ बताना नहीं, आपको जगाना है कि किसी के ऊपर भी आँख बंद कर विश्वास नहीं करें, चाहे वो स्त्री हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई अन्य दोस्त हो। दोस्तों, आज की कहानी अब यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपके साथ फिर आते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।